अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल कब आएगा, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट के जहनों में है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कल जो एक अपडेट आई थी प्रेस रिलीज के मुताबिक आज कोई डिसीजन आना था, लेकिन अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो 5:05 पर तो कोई अपडेट नहीं है। इंतजार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब नजरें लगी हैं कि क्या उन भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वो इजाज़त मिल गई जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंक कर रहा है कि जो टूर्नामेंट है उसको 7 जून से शुरू कर लिया जाए, जैसा कि कल प्रेस रिलीज में लिखा था। लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, इस हवाले से कोई सरकारी बयान तो मौजूद नहीं है पीसीबी का, लेकिन बताया जाता है कि फिर 2 से 3 ऑप्शन है। या तो लीग को 2 से 3 दिन डिले किया जाएगा या माइट भी ये शारजा के जानिब भी मुंतकिल हो सकती है। इस हवाले से हम डिटेल आपके साथ बात करेंगे। साथ आज का प्रोग्राम स्पेशली हमारा जनाब लाहौर कलंदर्स पर है और उनके हेड कोच आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल कब आएगा, ये अब भी ट्विटर पे जो है लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। कब आता है इस बात का इंतजार है, लेकिन चलें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जवाब जब देगा। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के करंतना आज मुकम्मल हो रहे हैं। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी आज प्रैक्टिस करनी है, बाकी टीमें भी प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। और लाहौर कलंदर्स के हेड कोच पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब हमें इस वक्त जो है वो लाइव अबू धाबी से ज्वाइन करें। आकिब साहब, आपको पहले खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करंतना सर आखिरी दिन है, मुझे अंदाजा है कि आपको कितनी खुशी हो रही होगी कि एटलीस्ट करंतना से हम बाहर निकल रहे हैं, बाकी शेड्यूल जब आ जाए। बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि 4 दिन हम पीसी में रहे, उधर रहे कमरों में, उसके बाद आज 7वां दिन इधर है। तो इट्स नॉट इजी, आपको टाइम गुजारने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, वॉक करनी पड़ती है, और जो खाना है वो भी आपको अपनी मर्जी का नहीं मिल सकता। तो देयर आर चैलेंजेस, बट आई एम हैप्पी कि आज खत्म हो रहा है और प्रैक्टिस शुरू हो रही है। आकिब भाई, करंतना भी मुश्किल है, अकेला बैठना, स्पेशली खिलाड़ियों का। गो के शायद जैसे अब खिलाड़ी 2-3 मेरे प्रोग्राम में से पहले आए, उन्होंने बताया कि कुछ स्पेस है, बालकनी है, साथ थोड़ा अच्छा व्यू है, कुछ उन्हें वार्म अप करने का मौका मिलता है, बट स्टिल कमरों में बैठकर फिर शेड्यूल का भी इंतजार करना कि टूर्नामेंट शुरू कब होगा। अब आप कोच हैं, शायद इतना आसान नहीं होता कि आपको टूर्नामेंट की करंतना में भी पता ना हो कि टूर्नामेंट शुरू कब हो रहा है। प्लानिंग्स होती हैं, कुछ खिलाड़ियों के शायद पार्शियल अवेलेबिलिटीज भी हैं दीगर टीमों की। सो ये किस तरह मैनेज हो रहा है? देखिए, उसमें एक तो हमने जब आए थे यहाँ पे, और इनफैक्ट लाहौर से हमने जूम के ऊपर उनके ट्रेनिंग सेशंस प्लेयर्स के किए थे, और अब जब हम यूए में आए हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो क्लाइमेट का है, जो गर्मी है, ह्यूमिड है। तो उसके लिए हम सारे प्लेयर्स को ये कहा है कि शाम 4 बजे से लेके 7 बजे तक कोशिश करें कि बैल्कनी में बैठें और अपनी जो ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग है वो भी उधर करें, ताकि मैचेस जो है वो 5 बजे शुरू होंगे तो 4 बजे आपके वार्म अप वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो उसी हीट को और उसी टाइम को आप एक्सपीरियंस करें। और उसके अलावा जो हाइड्रेट है, उसको हाइड्रेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया है कि आप पानी पिएं और डिहाइड्रेट ना हो। वंस यू आर डिहाइड्रेटेड फिर बड़ा लंबा टाइम लगता है रिकवरी में। और कुछ फूड का उनको बताया है कि क्योंकि आपको एक बॉक्स में दे देते हैं, रैंडम फूड दे देते हैं उसमें, कि कईयों के लिए बहुत ज़्यादा है, कईयों के लिए ये सफिशिएंट है। तो उसमें एक तो जो आपकी डाइट है, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी है नहीं, आपने कमरे में रहना, कितना चल लेंगे, इनफैक्ट कितनी मूवमेंट कर लेंगे। तो इसलिए खाने का बड़ा उनके ऊपर कहा कि ध्यान रखें, क्लाइमेट के यूज टू हो, बैल्कनी को यूज करें। बाकी तो देखें, सबके लिए एक जैसी कंडीशंस हैं, जितना टाइम मिलेगा सारी टीम्स को एक जैसे ही मिलेगा। और लेट्स सी कि अगर ये मुझे लगता है कि 2-3 दिन ये आगे टूर्नामेंट जाएगा, क्योंकि अपने जो गिवन टाइम पे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि हो। बट आई थिंक कि 3-4 प्रैक्टिसेस मिल जाएं। इतनी गर्मी में प्रैक्टिस करना भी एक अज़ाब ही होता है। जी। बट आई थिंक कि 3-4 सेशन हो जाए तो आई थिंक गुड टू गो। अच्छा, इस सारे मामले पे बड़ी बहस हो रही है यहाँ पर मीडिया में भी, फैंस की भी, आकिब भाई, कि कभी चार्टर प्लेन में डिले होता है, फिर कभी वीज़े के प्रॉब्लम होते हैं। चंद खिलाड़ी अभी भी लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं। सरफराज का मामला तो बहुत ही गड़बड़ हुआ।
तो ये जो सारा मामला हुआ, इस पे आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको ठीक हैंडल किया है, या आप समझते हैं जैसे कुछ लोग ये समझते हैं कि पैंडेमिक है, आलमी वबा है, हमारा अपना मुल्क नहीं है, हमें दूसरे मुल्क के रूल्स को फॉलो करना है, या अप एंड डाउन बहुत सारे हो गए, मतलब सुबह उठो तो एक नई खबर है, शाम को एक नई खबर है। अभी जब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल के बारे में, फिर कुछ नहीं पता, इवन आपको भी शायद नहीं पता, आप मुझे बता रहे थे। तो ये सूरत हाल आप समझते हैं बतौर फ्रेंचाइज साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ये जो मामला है इससे खिलाड़ियों पर या फैंस जो सोच रहे हैं वो ये हो क्या रहा है? देखिए, इसमें एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि इनके पास विंडो अवेलेबल नहीं थी और इन्होंने डेस्परेटली इसको जल्दी से कराने की कोशिश की है। कोई भी चीज जो इतनी बड़ी लीग है उसके लिए सेटअप करना पड़ता है, इतने शॉर्ट पीरियड में ये ऐसे ही होना था। इसको अगर ये सेंसिबली लेके चलते तो इसको फैब में ले जाते, अगला सीजन अगले साल हो जाता, पाकिस्तान में करा लेते। अपनी जो इतनी जो चीजें पाकिस्तान को लेके, लीग को लेके, जो सारी दुनिया में अभी लोग हंस रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। क्योंकि जब इन्होंने अनाउंस की तो उसके अगले ही दिन यूएई ने रेड जोन में डाल दिया पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। जी। और फिर इनके पास इसको समझ नहीं आ रही थी अब करें क्या। अब नथिंग इन देयर हैंड, अगर वो किसी को भी वीजा रिफ्यूज कर दें तो नथिंग इन एनीबॉडीज हैंड। और अभी भी जो चीजें चल रही हैं कि कब इसकी इजाजत मिलनी है, कब स्केड्यूल आना है, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। बट जो भी है, फिर अब ऐसे ही है। अब चीजों को मैनेज तो पीसीबी नहीं करना है, बाकी हम लोग तो फिर भी, चाहे कई लोगों को तो 7 दिन उधर क्वारंटीन करना पड़ा और 7 दिन इधर 14 दिन भी करना पड़ा। और इन चीजों को मैनेज बेहतर तरीके से डेफिनेटली किया जा सकता था। क्योंकि यूएई की जो क्वारंटीन है वो 5 दिन की है, तो जो इनका मेडिकल बोर्ड है जो इसको डील कर रहा है, उन्होंने इसको 7 दिन कर दिया। और वैसे भी ये जो आइसोलेशन 7 दिन की कंप्लीट की, इसके बाद भी कोई ऐसी नहीं है कि मैं वहां बीच तक भी नहीं जा सकता, आप अपने फ्लोर तक जा सकते हैं। और अभी तो ये भी बातें उनसे हम कर रहे हैं कि कम से कम लड़के एक दूसरे के रूम में तो जा सके, जो कि अभी उसकी इजाजत नहीं मिल रही। ठीक है। और जिम भी है, उसमें भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, 8 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते एट अ टाइम। तो आसान नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा आसान नहीं। आके भाई, तो लड़कों का मोराल कैसा है? बतौर कोच आप भी क्रिकेटर हैं, आप टीम को साथ लेके चल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 4 दिन वहाँ क्वारंटीन, फिर यहाँ पर सरफराज और बहुत सारे प्लेयर को 5-6 दिन वहाँ हो गए, 7 दिन यहाँ हो गए। बल्कि सर एक न्यूज़ ब्रेक हमारे पास आई, आके भाई हमारे साथ मौजूद रहेगा, शॉर्ट ब्रेक, यहीं से आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। तो जनाब, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल तो जब आएगा उसको जरूर बात करेंगे। मैं लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात करते हैं। और आके भाई, पीएसए के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम टीमों की जो पिक्स थी, सबसे ज़्यादा लाहौर कलंदर्स की जो है वो हमने देखा कि उसमें तब्दीलियाँ भी हुई और बहुत सारे लोग जो है वो बाकी टीमों भी आगे पीछे हुए। तो इस मरहले पर कोचेस क्या समझते हैं? चूँकि कराची में कुछ कंडीशंस थी, फिर एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद भी कुछ प्लेयर जो है वो अनअवेलेबल हुए। बट अभी जो आपके पास टीम मौजूद है, और स्पेशली लोग तो राशिद खान को देख के, आपके फैन तो इतने जज्बाती हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी राशिद खान आ गए हैं, अब हमने टूर्नामेंट जीत जाना है। तो प्रेशर बहुत है आकिब साहब इस बार आप लोगों पर। देखिए, ये काफी रोलर कोस्टर सा चला है। जो इनिशियली हमने टीम बनाई थी, अब उसकी बिल्कुल शेप डिफरेंट हो गई है। जो प्लेयर्स पिछले 2 साल से हमारे साथ खेल रहे थे, डेविड वीजी का बहुत एक पॉजिटिव रोल रहता है, समित पटेल भी काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले कर चुके हैं। जो डैनली थे जो इंग्लैंड के, तो वो तीनों के तीनों प्लेयर्स ही हमें रिप्लेसमेंट लेनी पड़ी। टॉम एबल भी 4। अब उसमें यह था कि जब ये कराची के लिए टूर्नामेंट अनाउंस हुआ तो उसमें राशिद तब तक नहीं थे आ रहे। लेकिन अब ये है कि जब
ये यूएई में आया है तो उनको हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने ससेक्स से रिक्वेस्ट की कि मुझे पीएसएल लाहौर से खेलनी है तो मुझे प्लीज़ जाने दें, और बड़ा अच्छा उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया है। और ये हमारी टीम के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि आपको पता है कि यूएई के अंदर राशिद जैसा बॉलर तो ही इज़ द नंबर 1 T20 प्लेयर, जिस भी टीम में होगा उसके लिए बूस्ट तो डेफिनेटली होगा जी। उनके आने से बहुत फर्क पड़ा है। और बाकी भी जो हमने जो चीज़ें जो प्लेयर्स जो हैं वो रिप्लेस किए हैं, तो डेविड वीज़ा की जगह हमने जेम्स फॉल्कनर को लेकर आए हैं। जी जी। काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बेन डंक हैं जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, सारे पाकिस्तान सारा उनका फैन है। जी जी। जॉर्ज डैनली की जगह हमने फर्गूसन को लिया है, वो भी उसी टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं जी। और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो भी। और फिर एक जो टिम डेविड जो प्लेयर लिया है, ये एक सरप्राइज पैकेज होगा क्योंकि ज्यादा लोग उन्हें जानते नहीं है, बट हमारी कोचिंग पैनल है, एनालिस्ट है, वो हमें फायदा ये है कि सारा साल वो हमारे साथ काम करते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी, तो ऐसे अननोन प्लेयर्स को वो ढूंढते रहते हैं। तो आई थिंक टिम वुड बी अ वेरी यूजफुल इंक्लूजन। चीकू के प्रसन्ना है, फिर सुल्तान यूई के प्लेयर। हमने कोशिश ये की है कि राशिद जब पता नहीं था कि उन्होंने आना है नहीं आना, तो आपको सिक्योर करनी पड़ती हैं पोजीशंस। चीकू जो है वो भी लेग स्पिनर है, तो हमने उनको रखा। फिर सुल्तान एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। क्योंकि जब शाकिब गए हैं तो उसके बाद हमारे पास समित नहीं थे, तो साकिब अल हसन को हमने किया, लेकिन वो भी नहीं आए, तो फिर हमें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी ज़रूरत थी क्योंकि इतनी हीट में जब मैचेस होंगे तो आपके पास ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए हर तरह की, क्योंकि अब तो ऐसा है आपको प्लेयर बाहर से बुला भी नहीं सकते। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एक प्लेयर है वो अगर अनफिट हो जाता है या आउट ऑफ फॉर्म है, तो यू हैव नो चॉइसेस। आपके पास जितनी पूल ऑफ प्लेयर्स है 18-19, उन्हीं से ही आपने खेलना है। ठीक है आकिब भाई, अगर आपकी बॉलिंग लाइन पे नज़र दौड़ाई जाए, जैसे राशिद खान हैं या आपके अपने जो स्टार्स, ऑब्वियसली जितने लोकल प्लेयर्स आपके पास हैं, जैसे कि दिलबर हैं, हारिस हैं, शाहीन है, बहुत तगड़ी आपकी बॉलिंग है। और इसके अंदर जो दीगर आपने ऑप्शन बता दिए, प्रसन्ना, हालांकि डेविड वीस से समित पटेल नहीं भी आए, बट ठीक ठाक आप लोग की बॉलिंग है। तो आई थिंक बॉलिंग पे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि जो आप राशिद की इंक्लूजन के बाद पहले ही इतने अच्छे फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद हैं, और स्पेशली यूई की कंडीशन अबू धाबी के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप पिछले साल के जो 3 बेस्ट बॉलर्स रहे दुनिया में, उनमें राशिद है, शाहीन है, हारिस है, तो वी वेरी लकी कि दुनिया के जो बेस्ट 3 बॉलर्स हैं वो कलंदर्स के लिए खेलेंगे। और जो सबसे बड़ी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हम समझते हैं कि वो है हमारी जो लोकल प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान की 3 बेस्ट अगर T20 बैट्समैन देखें तो बाबर नंबर 1 है, देन फखर है, हफीज है। तो उसमें से देखें फखर हमारे पास है, हफीज हमारे पास है। जो बॉलिंग में देख के जो आपने मेंशन भी किया, तो आई थिंक कि किसी भी दुनिया की फ्रेंचाइज जितनी भी हैं उनके पास अगर आप हारिस देखें, शाहीन देखें, दिलबर देखें, और दानियाल अभी बहुत थोड़ा लोगों ने उसे देखा, ये 4 बॉलर है हमारे पास, और चारों जो हैं दे आर लाइक 145 to 150 की पेस है। जी जी। चूंकि ये शाहीन के अलावा ये सारे जो हैं ये टेप बॉल के बॉलर है, वहां से हमने इनको डेवलप किया है, 2-2, 3-3 साल इनके साथ मेहनत की है। तो एक तो इनको एडवांटेज ये है कि इनकी जो रन अप है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो गर्मी में इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा इनके पास जो है ना वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेप बॉल शुरू से उनके पास होता है कि किस तरह से मैंने छक्के से बचना है, कहाँ पे बॉल करनी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि सुहेल अख्तर जो कि
साइलेंट ऑपरेटर है, लोग कुछ ज्यादा उनको बड़ा छुपा रुस्तम कप्तान रखा हुआ है सर आपने, ज़्यादा उनकी ताली बात होती नहीं, पर आखिरी सीजन में भी टीम को फाइनल में ले आए। और अभी भी लोग शायद ये समझते हैं कि आपकी जो बैटिंग है, बॉलिंग में आपके पास क्योंकि वाकई एक्स्ट्रा पावर हाउस है ना, तो इसलिए कंपैरिजन तो आ जाता है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली शाकिब अल हसन अगर होते तो वो एक बड़ा नाम इंटरनेशनली थे, बट आई अंडरस्टैंड कि आपके पास लोकल स्ट्रेंथ अच्छे हैं। बट ये सोहेल अख्तर को आपने जो छुपा के रखा हुआ है ना, ये लोग इसको मुझे लगता है उनको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। आके भाई आप भी ऐसा समझते हैं कि अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में ही वो सरप्राइज दे जाते हैं? देखिए असल में होता ही है कि अगर उसकी आप परफॉर्मेंस देखिए, जब से वो हमसे खेल रहा है उसने 30+ एवरेज अपनी मेंटेन की हुई है, 130+ उसका स्ट्राइक रेट रहता है हमेशा से। और स्पेशली अबू धाबी में बहुत अच्छा खेलते हैं, जब भी सोहेल ने खेला है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अबू धाबी कप में वो मैन ऑफ द सीरीज थे जो हम जीते थे। जी T10 में ही वाज द बेस्ट बैट्समैन। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है और स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखते हैं, सो हमें तो बहुत ज्यादा होप्स है उनसे। और जिस तरह से जब भी उनको हमने कैप्टन जब से बनाया है, तो परफॉर्मेंस जो है टीम की बड़ी जबरदस्त हो रही है। अच्छा आकिब भाई, आपने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपने बता दिया यूई में, बट एक हैरानगी की बात है कि अभी भी पाकिस्तान की जो अनाउंसमेंट होनी है इंग्लैंड की, वेस्ट इंडीज़ की, आई थिंक हम शायद इसी हफ्ते के एंड में, या लोग कह रहे हैं अगले हफ्ते हो जाएगी। सो ही नेवर बीन डिस्कस फॉर द T20 प्लान। क्या वजह है? ये अनफॉर्चुनेट है या वो सिर्फ लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं? क्या आपको लगता है कमी क्या है? जो कि आपने कप्तान बनाया हुआ है, आप भी मुतमईन हैं, बट पाकिस्तान की रैंकिंग में वो नहीं आ पाए, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए उसमें बात यह है कि इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली आएगा, हमारे ऊपर भी बहुत आया, बट आप एक प्रोसेस से अगर आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं, जैसे हमने 3-4 साल जो है वो लोगों से इतनी गालियां खाई, क्रिटिसाइज लोगों ने किया, बट हम अपने उस प्रोसेस से नहीं हटे। ठीक, हमने सिस्टम से बाहर के प्लेयर्स उठा के उनको खुद ट्रेन करके आप देखिए कि वो कितने जबरदस्त, वो कितने इफेक्टिव जो है वो प्लेयर्स साबित हुए जी। इसी तरह आपको एक प्लेयर इस साल मुझे लगता है कि वो एक सरप्राइज देगा, फैजान। बहुत कम लोग उसको जानते हैं क्योंकि अभी तक वो कोई भी रिकग्नाइज क्रिकेट नहीं खेला पीसीबी से, बट ही इज आउटस्टैंडिंग टैलेंट। और इस सीजन में डेफिनेटली आपको एक जबरदस्त टैलेंट जो है वो भी फैजान की सूरत में भी नजर आएगा। ठीक है, पुरानी एक और ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आकिब साई से पाकिस्तान क्रिकेट मिलाते हुए बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ से इंग्लैंड जाना है, वर्ल्ड T20 का साल भी है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। आकिब भाई, लाहौर कलंदर्स के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल बात की, कुछ जो सरप्राइज एलिमेंट थे आपने उनके बारे में बताया, बट ओवरऑल PSL के हवाले से बात करें, एक पॉजिटिव चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है कि चाहे करंटीना के मसाइल हों या शेड्यूल का वेट करना पड़ जाए, बट अच्छे स्टार्स इस बार भी जमा हो गए इन हालात में, जब यूई के अंदर वैसे भी ट्रैवल बैन है कि आंद्रे रसल मौजूद हैं, राशिद आ गए हैं, कॉलन मुंद्रो हैं, डेविड मिलर हैं, इसी तरह जो यूजुअल हमारे जो इंटरनेशनल स्टार्स, पाकिस्तानी स्टार्स हैं वही मौजूद है। तो कंपटीशन तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इंशाल्लाह जब ये लीग शुरू होती है, दैट विल अट्रैक्ट द फैंस। जी बिल्कुल, और यूई शिफ्ट होने से काफी फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये पाकिस्तान में होती तो जितने प्लेयर्स यहाँ पे आ गए वहाँ पे मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक तो यहाँ पे सारे लोग आना पसंद करते हैं, फैसिलिटी अच्छी हैं, ग्राउंड्स अच्छी हैं, होटल्स अच्छे हैं और इजी टू ट्रैवल है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ से मूव करना आसान है, तो इसलिए लोग जो है यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। और स्टैंडर्ड डेफिनेटली इस लीग की खूबसूरती ये है कि एक तो इसमें से जो नया टैलेंट नजर आता है हर साल, तो वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और दूसरा ओवरऑल जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है, वो जितने भी प्लेयर्स यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे अगर टफेस्ट
किसी बैट्समैन के लिए स्कोर करना है तो पीएसएल के अंदर है, क्योंकि जिस तरह की हर टीम के पास बॉलर्स हैं, वो बहुत जबरदस्त, फास्ट बॉलिंग स्पेशली बहुत ज्यादा टैलेंट। ठीक है आकिब भाई, बॉलिंग का टैलेंट तो आपने भी ज़बरदस्त ढूंढा, स्पेशली लाहौर कलंदर्स ने। हसन अली भी यहीं से मर्ज हुए। इसी तरह अगर हम देखें दीगर भी गो के बैटिंग भी मिली, जैसे फ़खर भी हमारे पास आए हैं, हैदर आए हैं, बट फिर भी वो जो एक फ्लैम्बॉयंट किस्म की जो हमारी बैटिंग के अंदर इंटरनेशनल में भी कमी है, उस जानिब भी हम वापस आ रहे हैं थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट की जानिब। आप समझते हैं कि क्या वजह है कि पीएसएल से वो जो बैटिंग टैलेंट, जैसे लोग भारत में सूर्या कुमार यादव का नाम ले रहे हैं, इसी तरह ईशान किशन हैं, उनके पास पहले रोहित और विराट मौजूद हैं, शिखर धवन मौजूद हैं, क्या समझते हैं वाकई भाई कि बैटिंग का टैलेंट क्या वजह है कि वो इतना सामने पास नहीं आ पा रहा पीएसएल से, और फिर वो नेशनल टीम में भी वही कमी हमें दिखाई दे रही है? देखिए, उसकी वजह है कि जो बैट्समैन है उसको देखना, उसका टैलेंट जज करना, ये बहुत थोड़ा मुश्किल काम है। जो बॉलर्स हैं वो बहुत आसानी से आपको विजिबल हो जाते हैं, पेस नजर आ जाती है। अगर वो ज्यादा ना भी परफॉर्मेंस दें तो फिर भी उनका जो पोटेंशियल है वो नजर आ जाता है। आके भाई, आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं, आपको आसान लगता है फास्ट बॉलर पिक करना, वरना ये भी शायद इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हैं, फास्ट बॉलर भी इवन। डेफिनेटली जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत मुश्किल काम है, और पिछले जो 3 साल से जो जिन लोगों को पिक किया गया वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए, अगर मैं ये सोचूं कि पाकिस्तान की एक 11 क्या होनी चाहिए, और उनको अगर वर्ल्ड कप यहाँ यूएई में हो रहा है तो किस को ज़हन में रख के चलना चाहिए, तो उसमें देखें एक तो बाबर है, फ़खर है, रिजवान है, हफीज है। इसके अलावा अब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मलिक को क्यों नहीं इंक्लूड करते। इनको मलिक को लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक मैच्योर बैटिंग की जरूरत होती है। फिर आप हैदर है, यंग, उनको डाल लें, तो इस तरह से आपकी जो फ़हीम है, शादाब है, फिर हसन है, शाहीन है, हारिस है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। 4 पेस बॉलिंग ऑप्शंस हैं, एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन और आपको चाहिए शादाब के साथ इन द टीम। तो वो आप, हफीज भी हैं, मलिक भी हैं, तो उनको आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बट आपको होना क्या पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि अगर हमने हफीज को वाइट बॉल या वनडे से नहीं आउट किया, तो क्या हफीज से बेहतर आपके पास कोई बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में जो उसको रिप्लेस कर सके इस वक्त, या मलिक को T20 में अभी कौन सा बैट्समैन आपके पास है जो उसको आप कह सकते हैं कि जी वो उसको रिप्लेस कर सकता है? जी जी। इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन मलिक एंड जो ऑप्शंस ये खिलाते हैं? इफ्तिखार को कभी डालते हैं, दूसरा जो खुशदिल को खिलाया था। जी जी जी। उसके अलावा भी जो खुशदिल को खिलाया, फिर आसिफ अली को खिलाया, तो ये एक 1 डायमेंशनल प्लेयर जो थे वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चल सकते, क्योंकि थोड़ी सी उनकी टेक्निक एक्सपोज होती है, देन दे हैव नो अदर वे। एक ही स्टाइल से खेलते हैं, हिट मारनी है तो फिर छक्के के लिए जाना है या ब्लॉक कर लेना। आपको बिजी प्लेयर्स, मैच्योर प्लेयर्स की जरूरत है, और जब तक आपको नहीं मिलता, आप क्यों जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनको आप हिलाते जुलाते या निकालते हैं? ठीक है, एक सवाल राहुल कलंदर के ज़हन में भी है फैंस के, और मैं भी पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद हफीज़ ज़्यादा हमें बॉलिंग करते दिखाई नहीं देते। ऑब्वियसली उनके एक्शन पे प्रॉब्लम रही थी, तो हम उनको बॉलिंग करता हुआ देखेंगे सर पीएसएल के अंदर? जी बिल्कुल, उनको हम यूज करते हैं टाइम टू टाइम। जी जी। स्पेशली वो जो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो जहाँ ज्यादा लेफ्टीज होते हैं हफीज की जो है ज्यादा बॉलिंग आती है, तो इसी तरह से उनको हम यूज करते हैं, और वो पाकिस्तान को भी उनको यूज करना चाहिए उनकी बॉलिंग को। ठीक है, आखिरी सर 2 सवाल। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो नंबर 5 नंबर 6 का प्रॉब्लम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट एक और बड़ी बहस है, मैं आपका सवाल जवाब जरूर जानना चाहूँगा। लोग ये कहते हैं शर्जील और फ़खर एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के नेचुरल सूटेड हैं T20 के प्लेयर, या वनडे के भी हो सकते हैं, बट हम बाबर और रिजवान
को खिला रहे हैं, गो कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, बट आपको लगता है कि एक कहते हैं ना ऑल आउट अटैक वाली जो पॉलिसी जो इंग्लैंड करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, ये भारत ने शुरू कर दिया है। हमारी टीम वर्ल्ड कप में इस कॉम्बिनेशन के साथ, इन दोनों ओपनर्स के साथ, अब शर्जील फ़खर की यूटिलाइजेशन ही ना हो रही हो या वो वेस्टेड हो रही हो नीचे, आप समझते हैं ये कॉम्बिनेशन ठीक है? देखिए, रिजवान और बाबर T20 में उनकी जगह है तो वो सिर्फ ओपन या 3 नंबर, पहले 3 नंबर्स में ये दोनों खेल सकते हैं। तो अगर आपने फखर को खिलाना है तो फिर उसके साथ ओपन जो है वो बाबर को करनी चाहिए और 3 नंबर पे रिजवान को ले है। अब होता ये है कि जितनी भी अगर आप T20 जो बैट्समैन है अगर वो देखे दुनिया में या आपको डोमेस्टिक्स में जो मिलेंगे या जो आपको PSL से मिलते हैं, तो वो सारे के सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं। ये देखते हैं परफॉर्मेंस किसकी है, तो परफॉर्मेंस जो है वो तो आएगी ही पहले 3 प्लेयर्स की, क्योंकि उनको एक तो प्रेशर फ्री वो गेम मिलती है जी। फिर उनको एक लंबा रन मिलता है, ज्यादा ओवर मिलते हैं। तो अब इनको देखना ये चाहिए कि आप ये मत सोचें कि परफॉर्मेंस किसकी, ये तो नहीं आप 5 ओपनर ही खिला लेंगे अपनी टीम के अंदर। तो देखना यह है कि इफेक्टिव कौन है उस नंबर्स के ऊपर। और सवाए हफीज के और मलिक के मुझे अभी तक कोई मिडिल ऑर्डर में उस तरह से परफॉर्मेंस देता पिछले 4-5 साल से कोई नजर नहीं। तो आके भाई फिर रिजवान और बाबर के साथ हम कंटिन्यू करें, आप ये समझ रहे हैं, या कोई ऑल आउट अटैक करना हो तो शर्जील फ़खर खेल सकते हैं? आप भी ख्याल में पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है जो हम आगे के लिए सोचें, अभी तो जो हो रहा है, बट पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा रहेगा जो हमें करना चाहिए टीम के लिए? देखिए, वर्ल्ड कप की इनकी जो तैयारी है उसमें बाबर, फ़खर, रिजवान, ये 3 नंबर हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपके हफीज आ गए, फिर आपके पास हैदर अली है, मलिक है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा ये सेफ और चांस है इनका, क्योंकि बॉलिंग काफी बेहतर है। ठीक है। एक और ये मैं बात करूंगा कि अभी जो शादाब की बॉलिंग है, अगर उसको अगर आप देखें तो आई थिंक इमाद वसीम को ये अगर बीच में लेकर आए तो देन यू हैव 3 ऑलराउंडर्स, फहीम अशरफ, शादाब एंड इमाद। तो आपको एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है और आपको हर तरह की वैरायटी भी मिल जाएगी। हफीज और मलिक कभी लेफ्टीज हैं तो उनके खिलाफ वो बॉलिंग कर सकते हैं। इमाद जो है कैन बी वेरी इफेक्टिव यूएई की पिचेस में विद अ न्यू बॉल। तो इमाद को इस टीम में डाल लें और हफीज को भी डाल लें और मलिक को भी डाल लें और हैदर को बीच में फिट इन करें। ठीक है। चले आके भाई, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, तो शायद बहुत सारे प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे वो इंप्रेस करें। आप और लाहौर कलंदर्स दोनों के लिए बेस्ट विशेस कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट जल्द से जल्द हमें शेड्यूल भी मिले, शुरू हो और तमाम टीमें अच्छा करती हुई दिखाई दें, ताकि शायकीन क्रिकेट को मजा है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से बड़ी अच्छी खबर आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुश आमदेद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमने बात की, अब भी बहुत सारे लोग ये सवाल भेज रहे हैं कि 6 बजे तक शायद एक्सपेक्टेड था कि कोई अपडेट आएगी, बट हमारी इतला के मुताबिक मीटिंग अभी भी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि मामले का हल निकाल लिया जाए, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेट्स सी, जैसी कोई अपडेट आती है ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और जनाब, ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स जो कि इस साल होने हैं, अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बरकरार ज़रूर है और कुछ उसकी मुखालफत भी हुई है, लेकिन खिलाड़ियों की जो है प्रिपरेशन जारी है, OIC की भी जारी है, इसी तरह नेशनल फेडरेशन की भी। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की 5वीं जो पोजीशन है वो सिक्योर हुई है और 3 शूटर्स और एक एथलीट के बाद अब माहूर शहजाद ने भी जो है वो अपनी प्लेस जो है कंफर्म कर लिए टोक्यो ओलंपिक्स में। हमारे साथ इस समय मौजूद है माहूर, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद। और जब आप इस शो में आई थी तो आपने कहा था कि चांसेस हैं बट डिपेंड करेंगे कोविड की सूरत हाल पर, बट आई थिंक इट्स अ मैसिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान बैडमिंटन और आपके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में से
बैडमिंटन में ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो मतलब एक हिस्ट्री में है कि हिस्ट्री बन गई है कि मतलब आई एम द फर्स्ट वन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स फ्रॉम पाकिस्तान इन बैडमिंटन। ठीक है, तो माहूर ऑब्वियसली आपकी बड़ी मेहनत शामिल है, बहुत अरसे से आप नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हैं, फिर आपने बड़ी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी की, गो के कोविड में कम हुआ। तो कितने मेहनत करनी पड़ी इस क्वालिफिकेशन के ज़रिए, और अब एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं, लोग चाहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस भी हो, तो क्या कहना चाहेंगी फैंस को? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि 2019 से मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए। 2019 में मैंने 7 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले, फिर 2020 में 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले, फिर 2021 में जैसे सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई तो मेरी फैमिली ने मतलब पोलिश इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था और मैंने उसमें प्लान किया था खेलने का, तो मेरी फैमिली मतलब बिल्कुल मना कर रहे थे वो कि क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं कोविड की वजह से, तो अकेले मत जाओ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा हुआ था कि नहीं, मैं कोई भी चांस मौका मतलब मिस नहीं करना चाहती जी ओलंपिक्स क्वालिफाई करने का। तो मैं वहाँ पे अकेले गई, मैंने वहाँ पे अकेले हर चीज़ को मैनेज किया, क्योंकि बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ अच्छा मैनेज हो गया। तो अभी भी बस मेरी कोशिशें जारी हैं और मैं अपनी ट्रेनिंग भी करी हूँ। रमज़ान में भी जैसे काफ़ी मुश्किल था, बहुत गर्मी थी और अफ्तारी से पहले मैं ट्रेनिंग कर रही थी, और अभी भी मैं सुबह शाम ट्रेनिंग कर रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ओलंपिक्स में बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। माहूर, जैसे आपने कहा कि अभी जो रीसेंट आपने ट्रैवलिंग की थी वो आपकी पॉइंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन कोविड की सूरत हाल, फिर उस वक्त एक खौफ भी था, बहुत सारे प्लेयरों ने बहुत सारे इवेंट को मिस किया, तो ये बहुत आसान शायद फैसला नहीं था आपका जाना, या फैमिली को जब ऐसे आप बता रही हैं कि आपको कन्विंस भी करना पड़ा। तो इस टूर्नामेंट की आई थिंक पार्टिसिपेशन ने और जो आपकी जो जीत भी थी, आप थोड़ा वहाँ मैचेस भी जीती, उसने भी बड़ा रोल प्ले किया, तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। जी बिल्कुल, पोलिश इंटरनेशनल टूर्नामेंट की वजह से मेरी जो ओलंपिक्स के लिए वर्ल्ड रैंकिंग है वो 117 हो गई, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। और उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन का भी उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया फॉर द इन्विटेशन प्लेस, और जिसकी वजह से फिर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने मुझे सिलेक्ट किया। पूरे वर्ल्ड में से बेसिकली 3 प्लेसेस होती हैं इन्विटेशन की, तो उनमें से जो एक प्लेस है वो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने मुझे दी है। ठीक है, माहूर, मेडल की क्या हम उम्मीद रखें, जो कि मेडल्स पाकिस्तान को जीते हुए तो लंबा अरसा गुजर गया, मतलब कि हॉकी में मुझे याद है 94 में जब हम जीते तो उसके बाद पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली मेडल ही कोई नहीं है। तो चाहेंगी, एक तो ड्रीम होता है कि पाकिस्तान को आप किसी भी मुल्क को आप रिप्रेजेंट करें ओलंपिक में जाकर, और फिर वहाँ अगर मेडल जीत जाएँ, कौमी तराना बज रहा हो, ये सारी चीज़ें जो बड़ी हिस्टोरिक होती हैं, तो कितनी आप पुरुमीद हैं कि आप मेहनत कर रही हैं तो मज़ीद आगे जाएंगी? मुझे लगता है फिलहाल क्योंकि कोविड की वजह से पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब रही है, हमारे यहाँ पे कोर्स वगैरह बंद हो गए थे, तो काफ़ी अर्सा फिजिकल फिटनेस घर पे ही करनी पड़ी। उसके बाद से कोर्स को गए थे, कोर्स में भी यही मसला था कि मतलब एक टाइम खेल सकते हैं, एक टाइम फिजिकल फिटनेस करनी है, तो उस लिहाज से मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एटलीस्ट ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगी, और फिर नेक्स्ट जो इंशाल्लाह ओलंपिक्स हैं या नेक्स्ट जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें मैं भरपूर तैयारी करके इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल लेने की कोशिश करूँगी। ठीक है माहूर, आखिर में चूंकि आप बहुत सारे और प्लेयर्स के साथ खेलती हैं, पाकिस्तान में जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो ये बात करते हैं कि उतनी मदद नहीं मिलती या उतनी सपोर्ट नहीं मिलती, तो क्या कहेंगी प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान की चने इस बार माशाल्लाह 5 पार्टिसिपेशन अब तो होगी। उस्मान अगर जो हमारे घुड़सवार हैं, अल्लाह करे कि उनका मामला हल हो जाए, वो खुद जख्मी भी हुए हैं, उनके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, तो एक छठी पार्टिसिपेशन वो भी हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल टैलेंट नहीं है। आप क्या कहेंगे, हुकूमत का रोल क्या है यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी जो फेडरेशन है पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन, उनको कोई फंड्स नहीं मिलते। हालांकि वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन फंड्स कम ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। और अगर देखा जाए तो मैं जो जिस तरह ये निकली हूँ इसलिए निकली क्योंकि मैंने टूर्नामेंट खेला, और टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको पैसे चाहिए। मैं तो चले एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, वो मेरे टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर देते हैं, कुछ मैं अपने ओन पे खेल लेती हूँ, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं और उनको तो पैसे चाहिए। तो ठीक है माहूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त का जो है वो कमी का सामना है, लेकिन आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और बहुत खुशी की बात है कि उनके लिए आप ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करेंगे। पुरानी रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।